हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोक स्टोन जयपुर चैनल। आपको डिक्टेशन में 740 शब्द दिए जाएंगे, 95 शब्द की गति से डिक्टेशन होगी। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। नई स्त्री या नए युग की नारी कुछ और नहीं कोमा, बल्कि वह उस पुरातन परंपराओं का प्रतिकार है कोमा, जिसने उसे वर्षों तक उपेक्षा के हाशिए पर रखा। स्टॉप। नई स्त्री हर वो काम करेगी जो उसकी मर्जी पर निर्भर है। स्टॉप। वह उन सीमाओं और बंधनों को तोड़ देगी जो पुरुषों ने स्त्री होने के कारण उस पर लाद दिए हैं। स्टॉप। वह शिक्षित होगी कोमा, वह कुशल होगी कोमा, वह रचनात्मक होगी और जगत की निर्मात्री होगी। स्टॉप। वह अपनी भूमिका स्वयं तय करेगी और वह उन्मुक्त होगी कोमा, स्वच्छंद होगी कोमा, शारीरिक तल पर कोमा, मानसिक तल पर और वैचारिक तल पर भी। स्टॉप। नई स्त्री प्राचीन के सातत्य नहीं कोमा, विलोम होगी। स्टॉप। विचार की समन्वयक नहीं कोमा, क्रांतिकारी परिवर्तन की वाहक होगी। स्टॉप। वह बंधनों को कमजोर करने पर राजी नहीं कोमा, वह उन्हें तोड़कर मानेगी। स्टॉप। नई स्त्री की कल्पना में स्त्री अब तक की परंपरा से बिल्कुल अलग एक अलग ही प्राणी होगी। स्टॉप। पैरा। स्त्रियों को सामान्यतः शिक्षा कोमा, रोजगार तथा समानता मूलक कानून जैसे अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और अब वे यौनिक स्वच्छंदता तथा पुरुषों से इतर विशिष्ट पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। स्टॉप। यहाँ तक कि पश्चिम के वर्तमान नारीवादी विमर्शों में नारीवादी तथा इकोलॉजिकल नारीवादी जैसे मुद्दे केंद्र में हैं कोमा। वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में अभी नारियों को सामान्य बुनियादी अधिकार भी प्राप्त नहीं है। स्टॉप। अभी भी भारत में महिलाओं को लेकर मूलतः शिक्षा कोमा, रोजगार कोमा, शौचालय कोमा, कुपोषण तथा मातृत्व मृत्यु दर जैसे मुद्दे ही केंद्र में हैं। स्टॉप। अभी भी ग्रामीण तथा कस्बाई स्त्रियां वर्षों पुरानी परंपराओं कोमा, घूंघट और अमानवीय रिवाजों से बाहर नहीं निकल पाई है। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि भारत जैसे विकासशील देशों की ऐसी स्थिति केवल पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं के कारण है। स्टॉप। बल्कि इसके पीछे सामाजिक कोमा, आर्थिक कोमा, राजनीतिक पृष्ठभूमि का बड़ा कारक विद्यमान है। स्टॉप। पैरा। जब नारीवादी मुहिम उभरा कोमा, तब भारत एक औपनिवेशिक राज्य था। स्टॉप। जब भारत अकाल कोमा, भुखमरी और दासता से गुजर रहा था कोमा, तब उस पश्चिम की स्त्रियां पुरुषवादी सत्ता को चुनौती दे रही थीं। स्टॉप। जब भारत को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति मिल रही थी कोमा, उस समय पश्चिम में नारीवाद की पहली लहर या उदारवादी स्वरूप अपने चरम पर थी। स्टॉप। उस समय तक पश्चिम की स्त्रियों को सामान्यतः बुनियादी अधिकार मिल चुके थे या मिलने शुरू हो गए थे। स्टॉप। भारत में नारीवादी मुहिम मूलतः 60 के दशक में शुरू होती है। स्टॉप। पश्चिम में नारीवादी मुहिम जब सामान्य अधिकारों से कहीं ऊपर उठकर अपनी दूसरी लहर में प्रवेश कर रही थी और रेडिकल रूप में यौनिक स्वच्छंदता तथा अपनी विशिष्ट पहचान की बात कर रही थी कोमा, उस समय भारत में नारीवाद अपनी शैशवावस्था से गुजर रहा था। स्टॉप। भारत में जब स्त्रियों को तलाक और उत्तराधिकार जैसे बुनियादी अधिकारों पर सवाल उठ रहे थे कोमा, उस समय पश्चिम में केट मिलेट और फायर स्टोन जैसी लेखिका स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए प्रजनन की तकनीक बदलने पर बात कर रही थीं। स्टॉप। जब पश्चिम का नारीवाद परिवार कोमा, गर्भपात कोमा, यौनिकता कोमा, बलात्कार कोमा, लैंगिक श्रम विभाजन कोमा, घरेलू हिंसा
और समलैंगिकता जैसे मुद्दों पर विश्लेषण कर रहा था और स्त्री विशेष के संकेतकों का बहिष्कार कर रहा था, उस समय भारत में महिलाओं की शिक्षा दर केवल 100% के करीब थी। कुल मिलाकर समझे तो पश्चिम की नारीवादी मुहिम भारत में जिन स्थितियों में अपना प्रभाव छोड़ती है, वह भारत में अपरिपक्वता का कारण बनती है। भारत में जो नई स्त्री की संकल्पना उभरती है, उस पर पश्चिम के रेडिकल नारीवाद का सर्वाधिक प्रभाव है। हालांकि इसमें बहुत हद तक बुनियादी अधिकारों के जरिए सशक्तिकरण की बात की गई, परंतु मूल जोर देह की उन्मुक्तता एवं यौनिक स्वच्छंदता पर रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में नई स्त्री का विमर्श मूलतः मध्यम वर्गीय, स्वर्ण, शहरी एवं अभिजात्य स्त्रियों का विमर्श बनकर रह गया। इसमें स्त्रियों के बुनियादी अधिकार, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता, स्त्रियों की गांव की स्त्रियां, दलित स्त्रियां, घरेलू हिंसा तथा कस्बाई स्त्रियों की समस्या हाशिए पर चल गई। स्त्री के नएपन या समाज में स्त्री की भूमिका को बदलने में सर्वाधिक प्रभाव 19वीं सदी के स्त्री मताधिकार आंदोलन का पड़ा। पश्चिमी देशों में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण बढ़ने के साथ साथ शिक्षा एवं रोजगार के अवसर बढ़े। इससे उनमें शिक्षा, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा का स्तर बढ़ा। अब वे पुरानी भूमिकाओं को त्याग कर समाज की बड़ी भूमिकाओं में आने लगी। वे प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर तथा जर्नलिस्ट आदि रूपों में समाज की नीतियों को निर्धारित करने लगी। इसके बाद उसने सामान्य अधिकारों से आगे यौनिक स्वायत्तता, उन्मुक्तता तथा विशिष्ट पहचान की लड़ाई लड़ी। नई स्त्री अपनी यौनिक स्वायत्तता को अत्यधिक महत्व देती है तथा इसे लेकर अनैतिक जैसी बातों को सिरे से अस्वीकारती है। अब उसका संघर्ष विशिष्ट पहचान एवं यौनिक स्वायत्तता की स्वीकृति को लेकर है। समाप्त।